विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर तीसरे दिन भी विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी वेल में आकर की नारेबाजी। नहीं हुई बजट पर चर्चा। अगले माह झारखंड में 6000 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 एक्सप्रेस हाईवे का होगा शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची सांसद संजय सेठ को दी जानकारी। हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद की जमशेदपुर आवास से बरामद 2.5 करोड़ रुपए के मामले में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश। और केंद्र सरकार ने खूंटी जिले का कुतलू पंचायत को सुशासन वाली पंचायत अवार्ड के लिए किया नामित। इस पंचायत से ना तो हो रहा पलायन और ना ही रह गई है बेरोजगारी की समस्या। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अर्शिता आनंद और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों में आज लगातार तीसरे दिन भी ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र और अडानी समूह के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर सदन में हंगामे के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई और सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। चर्चाएं होनी चाहिए, जो तमाम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चाएं होती हैं, बजट एलोकेशंस को लेकर चर्चाएं होती हैं, डिमांड्स होती हैं, उन सब को लेकर जो पूरी प्रक्रिया है वो अभी अगर हम देखें आज तीसरा दिन है तो उसकी शुरुआत भी नहीं हो पाई है। रोजाना जो विधायी कामकाज हैं वो सूचीबद्ध किए जाते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गतिरोध लगातार बना हुआ है और इस पूरे के पूरे मसले में अगर हम देखें तो एक तो राहुल गांधी का जिस तरीके से आपने भी बताया ये जो मसला है जिसमें कि उन्होंने इंग्लैंड में जाकर जो बयान दिए उसको लेकर सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो पूरी तरीके से इस मसले पर वो साफ कर चुके हैं कि बिना उनकी माफी के कामकाज जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और कामकाज जो प्रभावित हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन्हें सदन में आके माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसकी तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आज 11 नोटिस थे जो कि 7 अलग अलग विषयों पर थे, यानी कि विपक्ष के अलग अलग मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दा नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं उसको लेकर जो कार्य स्थगन के जो नोटिस हैं उसको यहाँ पर हमने देखा सभापति ने खारिज किया और वहीं लोकसभा में भी इन सब चीजों को उन्होंने कहा कि चर्चा करने के लिए हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रावधान है और नियमों के तहत उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक और मसला जो आज दिखाई दिया कि सदन के अंदर खासतौर से लोकसभा में अगर हम देखें तो प्लेकार्ड लेकर विपक्ष के जो सांसद थे वो आए तो जिसका कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से विरोध किया गया। उन्होंने कहा चेतावनी देते हुए कि ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है और जिस तरीके से एक तो सदन के बाहर सदन की गरिमा के विरुद्ध बयान दिए जा रहे हैं, इसी तरीके से सदन के अंदर भी अगर ऐसा होता है तो उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर आज तीसरे दिन भी गतिरोध जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण ना तो प्रश्नकाल चला और ना ही बजट पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष को 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने लगातार सदन बाधित होने पर चिंता जाहिर की और कहा कि सदन के अंदर व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैलाना ठीक बात नहीं है। भोजन अवकाश के बाद विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित किया गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री को नियोजन नीति पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मुख्यमंत्री इस विषय पर क्यों मौन है। अगर लोग समझ, हम तो कह रहे हैं कि उन्हीं के जो विधायक आते उन लोगों से ही पूछिए ना क्या है नीति। अगर वो लोग बढ़िया से बता देंगे तो फिर हम लोग समझेंगे कि हाँ लोगों ने सब कुछ समझा है। अरे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो खड़े होकर के कहते हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री आकर के खड़े होकर के बोल देते हैं, बहुत लंबा तो नहीं है, 2-4 मिनट में हो जाएगा, मामला खत्म।
भोजन अवकाश के बाद विधानसभा में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष के सदस्य जहां विपक्ष के कई सदस्यों के सदन के अंदर नारे लिखे टी शर्ट पहनकर आने का विरोध कर रहे थे, वहीं विपक्ष के सदस्य नियोजन नीति को लेकर नारा लगा रहे थे। विपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर नियोजन नीति को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। में इस सरकार ने एक भी रोजगार नहीं दे पाई। पहले ये नियोजन नीति ले आए कि मैट्रिक और इंटर पास वाले को नौकरी देंगे, जो यहाँ पास करेगा। कोर्ट में टर्न डाउन हो गया। 32 लेके आए, ये हम लोगों ने समर्थन किया। अब 32 से पीछे हट के ये विधानसभा का अवमानना करके 32 विधानसभा में लेके आए थे। ये फिर बाद में ये विधानसभा को दरकिनार करते हुए कैबिनेट से लेके आए 60-40 क्या है? क्या झारखंड के किसी नौजवान को क्या बंगाल में नौकरी मिलेगा? 3rd ग्रेड का नौकरी यूपी में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, लेकिन ओपन टू ऑल 40% हेमंत जी ने दरवाजा खोल दिया है। ये 32 से पीछे हट गए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं इनके। आने वाले समय में रामगढ़ तो एक टेलर है, पूरे देश में दिखाई देगा आने वाले समय में। और इस विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा सदन में। सरकार ढिंढोरा पीट रही थी, खतियानी जुहार यात्रा निकाल रही थी, तो स्वाभाविक रूप से इस जनता के आंखों में धूल झोंकने की बात थी। जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी। तो जनता को ठगने वाली सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आप इस तरह से जनता को ठग क्यों रहे हैं, बेरोजगारों को ठग क्यों रहे हैं, बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री से झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कक्ष में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से बजट सत्र के संदर्भ में बातचीत की। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के अलावा सरकार के कई मंत्री और पार्टी के विधायक मौजूद थे। सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित उनके कक्ष में मुलाकात की और आगामी 26 मार्च को सीसीएल द्वारा आयोजित कोल इंडिया मैराथन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से व्यापार और उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अडानी मामले पर कई सवाल उठाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उपस्थित थे। समझ रही, हम समझा पाए हैं, देश के युवा समझ रहे हैं, एमएसएमई समझ रही है। क्यों कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन का अभी सर्वे आया, उसने कहा पिछले 5 सालों में, ये मेरा सर्वे नहीं है, ये भाजपा का भी सर्वे नहीं है, ये कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन का सर्वे है कि पिछले 5 सालों में देश की 76% 76% एमएसएमई या तो बंद हो गई या घाटे में। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रांची के हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने सरकार से उम्मीद की थी कि उन्हें नियोजन और स्थानीय नीति के आधार पर नौकरी मिलेगी, लेकिन उन्हें निराशा हुई है। कि राज्य सरकार वर्तमान और भविष्य दोनों से खेल रही है। वर्तमान का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो इस राज्य के नौजवान इस राज्य के सरकार से अपेक्षाएं पाले हुए थे, नियोजन नीति, स्थानीय नीति के आधार पर या फिर राज्य भर में सृजित नियुक्तियों के ऊपर जो मापदंड तैयार किया गया था, कहीं न कहीं एक साथ खारिज होने से घोर निराशा आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला खरसावां के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद के जमशेदपुर आवास से 2019 में बरामद 2.5 करोड़ रुपए के मामले में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। इस जनहित याचिका में कैश कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तथा उनकी बेटी मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बदले जमानत मिल गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। नहीं, देखिए, ये मामला जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा मामला है कि रेलवे में जिन लोगों को नौकरियां दी गई उसके बदले में लालू परिवार ने जमीन लिखवा लिया। उसी मामले में पेशी हो रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ और इस मामले से जुड़े जो सारे कागजात हैं वो नीतीश कुमार के कहने पर ललन सिंह ने ही सबसे पहली बार 2008 में मनमोहन सिंह जी को कागज दिया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। स्वर्गीय शरद यादव भी उस डेलीगेशन में शामिल थे। ये बात अलग है कि सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब सीबीआई कार्रवाई कर रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इतने पुख्ता प्रमाण है कि जिन लोगों की जमीन लिखवाई गई उनको रेलवे में नौकरी दी गई, तो उसी क्रम में पूछताछ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की है। अब ये बैंक भारतीय रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष बोस्टो रुपए खाते के जरिए लेन देन कर सकेंगे। अब ये विदेशी बैंक भारतीय रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष बोस्टो रुपया खाता के जरिए लेन देन कर सकेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़ ने बीजेपी के सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में कहा कि आरबीआई से अनुमति मिलने के बाद नियत प्रक्रिया के तहत एसबीआईए ने भारत में प्राधिकृत डीलर यानी बैंकों से संपर्क करके साझेदार देशों के बैंकों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कराड़ ने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आरबीआई ने 18 देशों बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम से बैंकों के एसआरवीए खोलने के लिए 60 मामलों में घरेलू और विदेशी एडी बैंकों को मंजूरी दी थी। कराड़ ने अपने जवाब में बताया कि 18 देशों में से रूस डॉलरीकरण की समग्र प्रक्रिया के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार के उपयोग करने में मुखर रहा है। वहीं भारत मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार के विचार का समर्थन करता रहा है। आरबीआई ने जुलाई 2022 में एसवीआरए की प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि इनवॉइसिंग, भुगतान और भारतीय रुपए में निर्यात या आयात में लेन देन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया गया है। रूस यूक्रेन संकट के बाद रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद पैदा हुए कमोडिटी संकट की पृष्ठभूमि को देखते हुए इसकी घोषणा की गई थी। मौजूदा रूस यूक्रेन संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वैश्विक व्यापार पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है और वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को एक समाधान के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। झारखंड को अगले माह 1000 करोड़ की लागत वाली 2 एक्सप्रेस हाईवे की सौगात मिलेगी। एक हाईवे का निर्माण रांची के ओरमांझी से गोला होते हुए बोकारो तक तथा दूसरे का रांची से कुड्डू होते हुए विडमगंज तक किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रांची के सांसद संजय सेठ को नई दिल्ली में एक मुलाकात के दौरान दी। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें बताया कि दोनों एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास अगले माह किया जाएगा। इस मुलाकात के दौरान श्री सेठ ने मंत्री का ध्यान रांची संसदीय क्षेत्र की अन्य योजनाओं की ओर आकृष्ट कराया। उन योजनाओं का काम भी शीघ्र शुरू करने का भरोसा केंद्रीय मंत्री ने दिया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा को अवगत कराया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने साल 2021-22 में 1.6 लाख से अधिक जनजातियों को आय सृजित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिनमें 1,20,000 महिला लाभार्थी शामिल थीं। केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है
और इसी के तहत पूरे देश में विभिन्न योजनाओं के तहत इन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर अनुसूचित जनजाति, उनमें भी विशेषकर महिलाओं के लिए सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजनाएं सावधि ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना को संचालित करती है। देश भर के जनजातीय परिवारों के आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम चला रहा है और उसी कड़ी में नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी प्रारंभ किया गया है, जहां देश भर के लिए जनजातीय विकास मिशन के दृष्टि से प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का एक बृहत कार्यक्रम देश भर के लिए प्रारंभ किया गया है। वहीं एक उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और स्पेशल घटक तैयार किए गए हैं कि उसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के जो कई राज्य हैं वहां पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 1.6 लाख से ज्यादा लोगों को आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें छात्रों को दिए जाने वाला एजुकेशन लोन भी शामिल है। इन लाभार्थियों में से 1.2 लाख यानी 74.9% अनुसूचित जनजाति की महिलाएं थीं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन यानी PMJVM के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज यानी MFP की खरीद के लिए धन भी उपलब्ध कराया है। साथ ही ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TRI-FED ने 3,225 वन धन विकास केंद्रों को भी मंजूरी दी, जिससे 9 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। एक वन धन केंद्र में 300 से अधिक की संख्या होती है और ऐसे 3,225 बंधन केंद्र है और उसमें जुड़े हुए जो आर्टिजन्स है वो लगभग 9 लाख से अधिक है, यानी 9,63,000 है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में देश भर में उत्पादों के साथ आज लोग जुड़ रहे हैं। वन धन विकास केंद्रों का लक्ष्य जंगल की संपत्ति का उपयोग करके आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्र सरकार ने खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के कुदलूम पंचायत को सुशासन वाली पंचायत अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। इस पंचायत के किसी गांव से ना तो कोई पलायन कर रहा है और न ही बेरोजगारी की कोई समस्या रह गई है। यहाँ के अधिकांश परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इस पंचायत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ ग्राम सभा ही सर्वोपरि है, जिसकी नियमित बैठकें होती हैं। इस पंचायत के सोनमेर गांव में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं तथा एक ही परिसर में इनका मंदिर, सरना स्थल और गिरजाघर अवस्थित है। राज्य के पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने बताया कि इस पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं संचालित हैं, जिसका लाभ लेकर यहां के लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू जिले के लेसलीगंज में जैप 8 में प्रशिक्षण ले रहे IRB का हवलदार अवनीश कुमार वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव जैप कैंपस में पेड़ से झूलता पाया गया। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक के भाई ने IRB के DSP दीपक कुमार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आज जानकारी के अनुसार हम लोग ग्राउंड में थे, जो कि जाना भागना चाह रहा था सभी जवान, जो कि मेजर के द्वारा और सेंटर राइट और दीपक कुमार के द्वारा बोला गया कि जाकर के तुम लोग बचा लोगे, क्या नेतागिरी कर रहे हो। बोकारो के धनगढ़ी में मलबा हटाने पहुंची रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। इस दौरान टीम में शामिल लोगों पर पथराव भी किया, जिसमें DSP, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
बताया जाता है कि तलवाड़िया रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए धनगढ़ी में 5 महीने पहले अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन मलबा वहीं पड़ा हुआ था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने सामाजिक दायित्वों के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल दीपा टोली के बच्चों के लिए स्कूल प्रबंधन को वाटर प्यूरिफायर मशीन उपलब्ध कराया है। इस अवसर पर यूनियन बैंक के अंचल प्रमुख ज्ञान रंजन सारंगी, क्षेत्र प्रमुख सोनालिका एवं सहायक महाप्रबंधक दीपमाला लकड़ा मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को सशक्त बनाने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने की अपील की है। रांची में एचईसी परिसर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और प्रखंड अध्यक्षों की बैठक में श्री सहाय ने कहा कि जनहित में बनाई गई कांग्रेस की नीतियों को राज्य में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं एसएसपी कौशल किशोर ने रामनवमी महोत्सव को लेकर महावीर मंडलों और अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विधि व्यवस्था के अलावा शहर की साफ सफाई पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने एसएसपी के समक्ष रामनवमी जुलूस के दौरान सुरक्षा के खास प्रबंध करने की मांग रखी। युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव विशु विशाल यादव ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्वेष में लालू यादव के परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड के इचाहातू गांव स्थित पुलिया से गिरकर बंडी जाहिर के 3 युवक घायल हो गए, जिनका इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। घायल युवकों में भौज डांगिल, सोमनाथ डांगिल और दुलाराम सामड जामेन शामिल हैं। तीनों बानासोया गांव अपने रिश्तेदार के घर एक समारोह में गए हुए थे। बासुकीनाथ देवघर 4 लेन का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए एनएचएआई ने निविदा फाइनल कर दिया है। इस पथ के निर्माण पर 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा इसे 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। यह पथ पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन के महीने में यहां काफी संख्या में कांवड़ियों का आवागमन होता है। गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में काफी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। कल चित्रकूट से आए जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य उज्ज्वल शांडिले ने कथा वाचन किया, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर रांची मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा। इस दौरान आंधी बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम 24.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36.9 और न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं विधानसभा सत्र की समीक्षा।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सदन में प्रथम पाली और दूसरी पाली में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे को देखते हुए स्पीकर को सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने नियोजन नीति और 1932 खतियान को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे से नाराज स्पीकर ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रोज सदन की कार्यवाही को छिछला बनाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। विनम्र आग्रह है कि सदन को सदन की मर्यादा में रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है। विपक्ष के हंगामे के बीच हादसू विधायक सुदेश महतो ने कहा कि स्पीकर महोदय आपने अच्छी बात कही है, लेकिन यह भी देखना होगा कि आखिर विपक्ष 3 दिनों से हंगामा क्यों कर रहा है। उसका निदान निकालना भी आसन का ही दायित्व है। विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा टीवी पर सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण बंद कर दिया गया। उस समय जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रम सवाल रख रहे थे। अचानक सदन की कार्यवाही का प्रसारण बंद होने पर उन्होंने कहा कि मेरे सवाल पूछते समय टीवी क्यों बंद कर दिया गया, ये मेरे साथ अन्याय है। स्पीकर ने कहा हंगामे के कारण प्रसारण बंद किया गया है। लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जब तक प्रसारण शुरू नहीं होगा वे सवाल नहीं पूछेंगे। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही का प्रसारण शुरू करने का निर्देश दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आम्रपाली खदान से ओवरलोडिंग के माध्यम से कोयला चोरी का मामला उठाया। उन्होंने इस मामले की जांच विधानसभा की कमेटी से कराने की मांग की। जवाब में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ओवरलोडिंग और कोयले की चोरी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ओवरलोडिंग नहीं हो इसके लिए जिला प्रशासन, परिवहन और खान विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहा है। झामुमो विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने पेशा नियमावली का गठन नहीं होने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को नियमावली बनाकर संवैधानिक रूप से पंचायतों को सुदृढ़ करना था, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। वहीं पेशा का विकेंद्रीकरण कर राज्य में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं है। पेशा नियमावली नहीं बनने से ग्राम स्वराज की अवधारणा को ठेस पहुंची है। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब देते हुए कहा कि 15 विभागों को नियमावली बनाना था, जिनमें से 12 विभागों की रिपोर्ट आ गई है। 3 विभागों की रिपोर्ट आनी बाकी है। बहुत जल्द उसे मंगाकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि जिस तरह से भाजपा के विधायक सदन में कपड़े पहनकर आ रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। ये कहते हुए प्रदीप यादव वेल में आ गए। उनके साथ सत्ता पक्ष के सभी विधायक भी वेल में आकर हंगामा करने लगे। सत्ता पक्ष की वेल में आते ही विपक्ष के विधायक भी वेल में आकर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। स्पीकर बार बार समझाते रहे, लेकिन हंगामा जारी रहा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण दूसरी पाली में ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर होने वाली चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष के सभी सदस्य सदन का बहिष्कार कर बाहर चले गए। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के 8,165 करोड़ रुपए के अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार का पक्ष रखा। और अन्य मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर तीसरे दिन भी विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी वेल में आकर की नारेबाजी। नहीं हुई बजट पर चर्चा। अगले माह झारखंड में 6,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 एक्सप्रेस हाईवे का होगा शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची सांसद संजय सेठ को दी जानकारी। हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद की जमशेदपुर आवास से बरामद 2.5 करोड़ रुपए के मामले में ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश। और केंद्र सरकार ने खूंटी जिले का कुतलुम पंचायत को सुशासन वाली पंचायत अवार्ड के लिए किया नामित। इस पंचायत से ना तो हो रहा पलायन और ना ही रह गई है बेरोजगारी की समस्या।